नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जब बेटे ने गुजारी एक रात वृद्ध आश्रम में। शहर के जाने माने वृद्धाश्रम दिव्य धाम का दृश्य है, जहां अजय नाम का एक 40 वर्षीय व्यक्ति अपनी 75 वर्षीय मां को छोड़ने के लिए आया था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की और अजय के बीच बहस चल रही थी। देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माता को यहाँ लेकर आ सकूं, इसलिए आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहती हैं तो मैं अभी के अभी 1 लाख रुपए का चेक काटकर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माता जी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ ना कि किसी भी हालत में मैं आपकी माता जी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। इस वृद्ध आश्रम की संचालक फ़िलहाल शहर से बाहर गई है और कल शाम तक ही वापस लौट पाएगी, इसलिए आप अभी जाइए और कल अपनी माताजी को लेकर आ जाइएगा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा। तो अजय बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करता हुआ बोला, अरे मैडम, आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी अमेरिका की फ़्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी यह बातें चल ही रही थी कि इतने में अजय का मोबाइल बज उठा। उसके दोस्त का फ़ोन था। हेलो जी सर, अजय ने कहा। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मिस्टर अजय, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट्स ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल करके भेज देंगे। जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, अजय ने हड़बड़ाहट में कहा। तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर अजय, आप अपने काम के प्रति इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको, इससे पहले कि अजय अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा अजय अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी रोशनी जी भी बहुत व्याकुल हो उठी। अजय ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख ही रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी, बच्चे और घर की परेशानियाँ, दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरी फ्यूचर का सवाल है मैडम, प्लीज़ कुछ कीजिए। आप वृद्ध आश्रम के मैनेजर को फ़ोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैडम का फ़ोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज़ दी, छोटू, यहाँ आना। तो तभी 25-30 वर्ष का एक युवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। छोटू, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतज़ाम कर दो। बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूँ, कहकर छोटू वापस अंदर चला गया। यह सुनकर अजय हैरान रह गया। तभी मैडम बोली, देखिए मिस्टर अजय जी, आप इतनी दूर दोबारा नहीं आ सकते, तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे, मैंने कहा ना कि आज रात को यहीं रुक सकते हैं आप लोग रूम नंबर 1 में चले जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। मैडम के कहने पर अजय बुझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ छोटू ने ज़मीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतज़ाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, आप हाथ मुँह धो लीजिए। इतना कहकर छोटू रसोई घर में चला गया। अजय वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो रोशनी जी साथ में लाई अपने बैग खोल कर बैठ गई और सिल्वर फॉयल में लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने सुबह सुबह उठकर ही अपने और तेरे लिए आलू के पराठे बना लिए थे। तुझे पसंद है ना? अचार भी लाई हूँ।
अपनी माँ की इस बात का अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो अपने काम में ही व्यस्त था। फिर रोशनी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, तुझे अपने हाथों से खिला देती हूँ। ना जाने इसके बाद कभी यह सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका स्वर गीला हो गया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर अजय को खिलाने लगी तो अजय गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, क्या है माँ, आपको तो और कोई काम है नहीं? मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम निपटाना है। आप ही खाइए या आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटी की शायद यह बात सुनकर रोशनी जी थोड़ा सहम गई और चुपचाप पराठे बैग में वापस रख दिए। फिर बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से यही दुआ है। थोड़ी देर बैठे बैठे रोशनी जी अपने अतीत में विचरने लगी। 22 वर्ष की रोशनी जब शादी करके अपनी ससुराल आई थी, तभी से उसे जिम्मेदारियों की बोझ तले दबा दिया गया था। घर में कई सदस्य थे। एक ननद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसकी एक जेठ और जेठानी भी थे, परंतु जेठानी बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाता था, इसीलिए जेठानी सास की धौंस को बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। ले देकर सास का रोब रोशनी पर ही चलता था। रोशनी का पति एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करता था, कुछ खास नहीं कमा पाता था। घर का खर्च ससुर और जेठ की कमाई से ही चलता था। इस सब के कारण रोशनी की हैसियत एक नौकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी अपने ससुराल में, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु रोशनी की गोद अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाले भी उसे बांझ होने के ताने देते थे। आखिरकार विवाह के 12 वर्ष पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। परंतु उसका बेटा अभी 1 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। रोशनी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गए। सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गए। ननद और नंदोई ने अलग घर बना लिया। रोशनी अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम किया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वह अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहन करने के बावजूद रोशनी ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर उसकी मुलाकात नैना नाम की लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नैना मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। जहाँ घर का सारा काम रोशनी को ही करना पड़ता था, वहीं दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर चले जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। यह सब रोशनी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे? बहू को समझाने लगती तो 2 टूक जवाब सुनने को मिलता था। और बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। समय बीतने लगा। अजय और नैना की शादी को 12 साल बीत चुके थे। रोशनी जी के 2 पोते थे, एक 10 साल का, दूसरा 8 साल का। उधर नैना के मायके वाले अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। अब नैना ने भी रट लगा ली थी कि उसे भी अमेरिका में जाकर बसना है, वहाँ की हाई फाई लाइफ का मज़ा लेना है। संयोग से अजय की कंपनी ने उसे विदेश में नौकरी का ऑफ़र दिया। यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में अजय ने भी इस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अजय अपनी माँ रोशनी जी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर अजय परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। उधर उसकी पत्नी नैना अमेरिका जाने की जिद पर अड़ी थी। उसने सुझाव दिया कि माँ जी को वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं और 1 साल बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करके उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। लेकिन अगर अगले साल भी वीज़ा ना लगा तो? अजय ने कहा,
तो उस पर नैना बोली, अरे तो क्या हुआ, बल्कि मैं तो कहती हूँ उनके लिए वृद्ध आश्रम ही ठीक रहेगा। वो क्या करेंगे हमारे साथ विदेश जाकर, और तुम्हें भी अपना माँ के बारे में सोच सोच कर परेशान होने की बजाय अपने आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। यह समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावुकता में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। अजय को यह बात ठीक लगी और अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माताजी, छोटू की आवाज़ से रोशनी जी की तंद्रा भंग हुई और जो वर्तमान में आ गई। रोशनी जी चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी तो अजय से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की सूझ रही है। आज काम पूरा करके ना दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी, और यहाँ इंटरनेट की रेंज पहुँच ही नहीं रही। पता नहीं ये वृद्ध आश्रम वालों ने भी अपने ही नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझते कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को बुजुर्गों को सहारा देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक तरफ वृद्ध आश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई है तो दूसरी तरफ जो मैडम यहाँ बैठी है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अजय गुस्से में आकर यह सब बातें बोल रहा था कि उसी समय दरवाजे पर खड़ी हुई वही मैडम उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक उन्हें अपने सामने देखकर अजय अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे मैं तो बस रहने दीजिएगा मिस्टर अजय। मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। अजय को लगा कि शायद ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए का चेक काट देता हूँ। तभी मैडम बोली, जी नहीं मिस्टर अजय, पैसों की तो बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने ही ज़रूरी काम टाले होंगे, कितनी रातें जागते हुए बिता दी होंगी, और आप उनके लिए यहाँ एक रात तक नहीं बिता सकते। यह सुनकर अजय की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गई तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी यह समस्या भी हल किए देती हूँ। मैं आपकी माताजी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूँगी। लेकिन क्या मैडम? लेकिन मिस्टर अजय, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की यह बात सुनकर अजय उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगा तो मैडम बोली, यहाँ वृद्धाश्रम में मोहनलाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। यह सुनकर अजय हैरान रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 10 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था अपनी पत्नी और बेटी को लेकर। तब से लेकर आज तक वह अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन उनसे मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन मिस्टर अजय, आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज़्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो। सिर्फ एक नाटक ही तो है। सोचिए, अपने पोते को नज़र भर देखने के लिए पल पल तड़प रही उनकी आँखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा यह काम कर दीजिए, मैं आपकी माताजी को अभी एडमिशन दे दूँगी। यह बात सुनकर अजय ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है? वो उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे मिस्टर अजय, आपको उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, उनकी पोती का नाम पवन है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे मोहनलाल जी के कमरे में ले गई। मोहनलाल जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे। मोहनलाल, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। मोहनलाल जी के दोस्त ने कहा तो कपकपाती आवाज़ में मोहनलाल जी बोले, कितने बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा लो, लेकिन मौत है जो बुलाने पर भी नहीं आती। ना जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। मोहनलाल जी के दिल में छुपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा मोहनलाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहाँ से उठकर चले गए।
दरवाजे पर खड़ा अजय मोहनलाल जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम अजय को लेकर अंदर आई। अजय ने देखा कि पलंग पर एक बुजुर्ग कंकाल रूप में पड़े हुए थे। गाल अंदर गहराई में धंस चुके थे। बेजान आंखें जैसे चीख चीख कर उनके दुख और पीड़ा की कहानी कह रही थी, परंतु उनकी आती जाती सांस उनके जीवित होने का प्रमाण दे रही थी। उनके पास जाकर मैडम बोली, बाबा देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी मोहनलाल जी ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और बोले, कौन है बेटा? तो मैडम ने कहा, देखिए बाबा, आपका पोता पवन आया है। क्या? मेरा पवन आ गया? कहते हुए बाबा की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता ऑस्ट्रेलिया से आपसे मिलने के लिए आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने? इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई? कितना बड़ा हो गया रे तू। उसकी ओर नज़र डालते ही मोहनलाल जी के पूरे शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली, बाबा कल आपकी पोती की वापसी की फ़्लाइट है, इसलिए आज आप उससे जी भरकर बातें कर लीजिए। मैडम कमरे से बाहर गई तो अजय पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी मोहनलाल जी बोले, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ पर मेरे पास आकर बैठो। अजय कुछ असहज महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही बात याद आ गई तो चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था पवन बेटा कि एक ना एक दिन तू जरूर आएगा, तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था, लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतज़ार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते बीच में ही मोहनलाल जी हाँफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर बातें करने लगे। अच्छा एक बात बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती? कितने साल हो गए उसे देखे हुए। यह बात सुनकर अजय कुछ बोल नहीं पाया। फिर मोहनलाल जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्ध आश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्धाश्रम के सभी लोगों में जलेबियाँ बांटी। मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। ऐसा कहते हुए मोहनलाल जी ने पास पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक जलेबी रखी थी और अजय को देखते हुए बोले, बेटा यह जलेबी मैंने तेरे लिए रखी थी। अजय अनमने ढंग से जलेबी उठाई तो मोहनलाल जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोले, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा सा था ना, तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। तुझे जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तेरी माँ तुझे ज़्यादा जलेबी खाने से मना करती थी। इसलिए हर रोज़ शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था। तब हलवाई की दुकान से जलेबी खाता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं थामा। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए मोहनलाल जी ने कहा। तो अजय बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ज़िंदगी में परेशानियां ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपसे मिलने आया हूँ ना। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अब अपने काम को समय देने की कोशिश करो तो रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और अगर रिश्तों पर ध्यान दो तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी ही है। हम काम के बोझ में रिश्तों को बोझ समझते हैं। यह सुनकर अजय नज़रें झुकाए चुपचाप बैठा रहा। मोहनलाल जी बोले, लेकिन बेटा मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने तो आया। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? मोहनलाल जी के इस सवाल पर अजय सोच में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपने बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गए? तेरी शादी हुई या नहीं? मोहनलाल जी ने पूछा तो अजय बोला, अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो कोई लड़की पसंद कर रखी है? अरे नहीं दादाजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? पवन बेटा,
अब तो मुझसे छुपाएगा, तेरे बाप का भी बाप हूँ। यह कहते हुए अचानक उनकी आवाज़ फिर से कांपने लगा और आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर थोड़े अंतरताल के बाद बोले, अभी तक तो तेरे पिता की खुशबू भी मेरे जहन से नहीं गई, पर वह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन बेटा, तू मेरी एक बात मानेगा? हाँ दादाजी, बताइए। बेटा, तेरे पिता तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी ज़िंदगी एक सज़ा से ज़्यादा और कुछ नहीं रह जाती। यह सिर्फ मेरी अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्ध आश्रम में कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ सब हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना कोई नहीं। जीवन के इस पड़ाव पर आकर सारे रिश्ते मिथ्या लगने लगते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात सूल की तरह चुभती रहती हैं। अभी अजय और मोहनलाल जी की बातें चल रही थी कि अजय का मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी नैना का फ़ोन था। बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए, सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊँगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अजय ने बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तेज़ कदमों से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की चौखट पार करने लगा, उसी समय एक घुटी हुई चीख सुनाई दी जो हृदय विदारक थी। उसे सुनाई देने वाली आवाज़ ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहनलाल जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। अजय जल्दी से उनके पास गया, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज़ दी और मोहनलाल जी के बारे में बताया। काफ़ी उदास होकर बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फ़ोन बजा। अजय ने फ़ोन उठाया तो उसकी पत्नी बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो? तुम तो माजी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वह क्या है ना, नैना यहाँ वृद्ध आश्रम की संचालक उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं। तभी अजय की बात को काटते हुए उसकी पत्नी नैना बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता। इसके लिए तुम्हें वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें माँ को वहाँ छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ़्लाइट है और तुम वहाँ अपनी माँ के पास बैठे हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो नैना? वो माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर मैं चाहता हूँ कि मैं कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा। कहते हुए अजय ने फ़ोन काट दिया। फिर जब अपनी माँ के पास कमरे में गया तो उसे उदास देखकर रोशनी जी ने पूछा, क्या हुआ अजय बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसलिए मैं बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, मैडम ने हमें बाहर हॉल में बुलाया है। किसके लिए बेटा? रोशनी जी ने पूछा तो अजय बोला, खाना खाने के लिए माँ। इस आश्रम का एक नियम है कि यहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हाँ बेटा, तूने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया, भूख लगी होगी, ऊपर से काम का बोझ। चल कर खाना खा लेते हैं। वह अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में आया, जहाँ एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। एक एक करके सभी बुजुर्ग वहाँ आकर बैठने लगे। कुछ तो चलने फिरने में असमर्थ थे, वहीं कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो शरीर से पूरी तरह लाचार हो चुके थे। वृद्ध आश्रम में काम करने वाले कर्मचारी बड़े सेवाभाव से उनके लिए खाना डालकर उन्हें खिला रहे थे। अजय बड़े गौर से यह सब देख रहा था और बुजुर्गों पर एक नज़र डालने मात्र से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह यहाँ पर सुखी नहीं है। माना कि खाने पीने और आवास की सुविधा बहुत अच्छी थी, परंतु अपने बच्चों से दूर होने का गम और निराशा का भाव उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। बड़ी मुश्किल से अजय ने थोड़ा सा खाना खाया और वापस कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब रोशनी जी कमरे में आई तो अपने बेटे के पास बैठते हुए बोली, क्या बात है बेटा, तुमने तो खाना खाया ही नहीं। मेरा खाने का मन नहीं हुआ माँ, उदासी भरे स्वर में अजय ने कहा। और फिर बोला, माँ
आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वह खाने हैं। तो रोशनी जी ने अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देती हुई बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज़ मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था, और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जब भी आपके हाथों से खाता हूँ तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो आज भी खिलाओ ना माँ, अजय ने कहा। रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। अजय ने कहा, माँ याद है आपको, जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में हम मौसी जी के घर गए थे, तो मैं वहीं गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने लगा। कोई कहीं तो कोई कहीं, मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छुप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहाँ गलियों में ही घूमता रहा। मौसी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। वो घटना याद करके रोशनी जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे मैंने। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कभी नहीं मिला। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देती थी, वह बेटा कई घंटों से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहाँ ढूंढे जा रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखा। तब जाकर जान में जान आई थी। हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। कितना रोई थी आप। बातें करते करते रोशनी जी और अजय की आंखों में आंसू आ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह बैठकर बात किए हुए। जब से अजय की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक तो सिर्फ वह अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहता था। माँ के पास बैठने का ना तो उसके पास समय था और ना ही कभी उसे ज़रूरत महसूस हुई थी। बातें करते करते वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफ़ी देर से यह सारा कुछ चुपचाप देख रही थी। रोशनी जी बहुत देर तक उसके सर को यूं ही सहलाती रही और फिर बैठी बैठी वहीं सो गई। अगले दिन सुबह अजय की नींद खुली तो 8 बज रहे थे। घड़ी देखते ही वह चौंक गया और रोशनी जी को जगाते हुए बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई, ऑफिस भी जाना था। जल्दबाजी में वह अपने बैग में सारा सामान रखने लगा। रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो रोशनी जी बोले, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुक कर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, कहकर अजय वहाँ से तेज़ी से निकल गया, जहाँ से सीधा वह अपने ऑफिस चला गया। परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर आया है। ना चाहते हुए भी बार बार वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस लाचार चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। रात को अजय जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था, तो नैना बोली, छोड़ आए माँ को वृद्धाश्रम। पर अजय ने हाँ में सिर हिला दिया। नैना बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा तुम हाथ मुँह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर अजय हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उन दिनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए तुम, खाना ठंडा हो जाएगा, उसकी पत्नी ने कहा। तो अजय बोला, मुझे भूख नहीं है, और उठकर अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन अजय की आंखों में नींद गायब थी। वो रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह सुबह अजय बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया। ठीक 2 घंटे के बाद वह उसी वृद्धाश्रम के सामने खड़ा था जहां एक दिन पहले वह अपनी माँ को छोड़कर आया था। जैसे ही अंदर की ओर गया तो सामने मैडम खड़ी थी, जो बड़े इत्मीनान से अजय की ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर आकर अजय यहाँ वहाँ देखने लगा। मैडम, मेरी माताजी कहाँ पर है? प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। तो मैडम बोली, देखिए मिस्टर अजय, अभी तो आपकी रोशनी जी से बात नहीं हो सकती। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, वह अभी तक सोई होंगी। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, जब जाग जाएंगे तब उनसे मिलूँगा। तभी मैडम ने कहा, नहीं मिस्टर अजय,
वह सोई नहीं है, बल्कि वृद्ध आश्रम की कुछ अन्य बुजुर्ग महिलाओं के साथ पास में ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। दरअसल उन्होंने निर्जला एकादशी का फास्ट रखा है, अपने बेटे के लिए, अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना। उन्होंने इस उम्र में भी जितिया का कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वे पूजा करने में व्यस्त हैं। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मैडम जी, यह बात सुनते ही अजय की आंखों में आंसू बह निकले। तभी सामने से रोशनी जी हाथों में पूजा की थाली लिए आते हुए दिखाई दी। उन्हें देखते ही अजय माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा देखकर रोशनी जी को वही घटना याद आ गई जब उनका 8 साल का छोटा सा अजय राह भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर से आया था। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरे जैसी औलाद पर। माँ के पैरों में गिरकर अजय जितना बोल रहा था, उससे ज़्यादा रो रहा था। रोशनी जी ने उनके आंसू साफ करते हुए उसे उठाया तो अजय बोला, चलो घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर अजय, आप ऐसे नहीं जा सकते। उन्हें वृद्ध आश्रम में ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई। अलमारी में से एक पेपर निकालते हुए साइन करने के लिए अजय को दिया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। यह देखकर अजय हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ के मैनेजर अभी तक आई नहीं क्या? मैडम बोली, मिस्टर अजय, इस वृद्धाश्रम की मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैडम, 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई हैं। तो मुस्कुराती हुई मैडम बोली, वह सब झूठ था और वह झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि आप एक रात यहाँ रुकें और आपको ज्ञात हो कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले हर बेटे को मैं एक मौका देती हूँ और वह लोग खुशनसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। रिश्तों की अपनी अहमियत होती है मिस्टर अजय। माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनका कैरियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में यह उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ज़रूरत होती है अपने बच्चों के थोड़े से प्यार की, उनके साथ की। और जब उन्हें यह मिल जाता है तो उनकी यह अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। यह बात सुनकर अमित की आंखों में आंसू ले बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत धन्यवाद। अपनी माँ को लेकर अमित जैसे ही वृद्ध आश्रम के गेट से बाहर जाने लगा तो सभी टकटकी लगाकर उन्हें देखते जा रहे थे। कुछ बुजुर्ग तो उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आए। वह सब सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। जैसे ही रोशनी जी अपने बेटे अजय के साथ गाड़ी में बैठी, तभी अमित के पास फ़ोन आया। सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए थे? तुम कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन तुम हो कि फ़ोन उठाते ही नहीं हो, उसकी पत्नी ने कहा। तो अमित बोला, मैं वृद्ध आश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम माँ को वापस लेकर आ रहे हो? अरे उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता देती हूँ, विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज़ कैंसिल नहीं करूँगी। जहाँ से ला रहे हो वहीं वापस छोड़ कर आओ, उन्हें नैना ने कहा। तो अजय बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर अमेरिका नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए अजय ने फ़ोन काट दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो भी परिस्थिति हो वह अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।